अरे हमने कह दिया उसको, हमने उसको करा के छोड़ देंगे, वो करेंगे। इतना डायलॉग हमारा वेलफेयर के लिए नहीं है, उसमें अफसरों का वेलफेयर देखता है। अफसर सोचता है या इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा कोई आज की पीढ़ी में ज़रूरत ही नहीं है। इस दफ्तर में कुछ लोग, उस दफ्तर में जो पेमेंट होता है, जो उसमें आधा हिस्सा 50% पेमेंट तो केंद्र सरकार की तरफ से, 50% पेमेंट तो जो राज्य सरकार की तरफ से वहाँ एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये बड़ी बारी, ये मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, मई बीत गई है, जून भी बीतने वाला है, आधा जून बीत गया है, लेकिन फिर भी जो सैनिक हैं वो यहीं जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जून बीत रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? सरकार करेंगे, ये इंतज़ार करके हम लोग बैठे हैं। 118 दिन हो गया आज, लेकिन कितना भी दिन बैठना पड़े हम बैठेंगे, उसमें कोई देर नहीं है। उसमें कोई गर्मी मतलब कोई बारिश से कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारा मांग सरकार के सामने है, जो को हम लोग अभी गैर अधिकारी का संगठन है जिस हमारे इसमें अधिकारी नहीं रहता है, तो अधिकारी ना रहने का वजह से तो कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखा देंगे वो, क्योंकि हम अगर होने से इनका काम जल्दी होना था, वो भी अपना प्रचार कर रहा है। लेकिन हमें अधिकारी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ 118 दिन क्या, देश का अगर लड़ाई भी लग जाता है तो जो सैनिक ही तो काम करता है, अफसर तो आराम भी करेंगे। आपने यहाँ देखा होगा, जनरल सतबीर सिंह साहब ने 2015 में यहाँ अपना अनशन शुरू किया था, तो वो आ जाता है, सुबह आके 4-5 आम को माला लगा देंगे, 4 नारा लगा देंगे और एक मेमोरेंडम हाथ में ले लेंगे, बता मैं डिफेंस मिनिस्टर से मिलने जा रहा है, अभी मैं मिल के आता हूँ, अभी वो के पास बताऊँ, वो हमको बताऊँ, तब वो हम लोगों ने क्या बोलेंगे, साहब हमारा उस बारे में थोड़ा बताना, उनको बारे में बताना। अरे हमने कह दिया उसको, हमने उसको करा के छोड़ देंगे, वो करेंगे। इतना डायलॉग हम लोगों ने, इतना नारा लगा देंगे। अफसर अभी चला गया, गाड़ी में बैठ गया, हमने उसको प्रजाप कर दिया, सैल्यूट मार दिया, वो चला गया। लेकिन वो सीधा चला गया अपने घर पे, अपना रिश्तेदारी में। तो हमें आके झूठ बोलना, हमारे पास आके बोल दिया हम आपको दे दिया, आपको दे दिया। हमने 2015 से, आप देख रहे 2015 से हम लोग लगे थे, गाना गोना भी बना दिया उन्होंने। आज का पेंशन परसों वाले के लिए, पिछले वाले के लिए सब कुछ चल रहे थे, तो उन्होंने भी दिला दिया। उसका बाद भी हम बैठे हैं जी, ठीक है, हम फिर भी हम बैठे हैं, तो हमारे पास हम बैठने का कोई ना कोई कारण है, सरकार को तो पता ही है। तो हमने बैठने का कारण हमारा अफसर थे, अफसरों की वजह से हम बैठा है। अभी गर्मी है, आप किसी तरीके से गर्मी में अपने आप को यहाँ पर तपा कर बैठ लेते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये देख लीजिए, पेड़ है, ठीक है, इसके नीचे अगर बारिश होती है या तो सीधा इन पे जहाँ ये बैठते हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गर्मी और ठंडी किसी तरीके से काटा जा सकता है, लेकिन बरसात जब बारिश होगी, पानी भर जाएगा, तब कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे? देखो, हमारा सैनिक भी अभी बॉर्डर में बैठा है, अगर वहाँ भी बारिश होता है, वहाँ भी गर्मी है, वहाँ भी सर्दी है, तो सर्दी गर्मी पर अगर सोच के वो जाके कहीं टेंट में या कहीं बिस्तर में नहीं सो सकता है। अपना जो मंजिल तक पहुँचना है, जो भी दिया हुआ ड्यूटी करना पड़ता है। ये भी हमारा एक ड्यूटी है। ये ड्यूटी उन्हीं के लिए भी कर रहा हूँ, जो कि आज जो पीढ़ी वहाँ बैठा हुआ है, वो हमारे ऊपर नज़र लगा कर बैठा हुआ है। ये हमारा, उनका भी मांग इसमें है, उनका परिवार का भी मांग इसमें है, इसलिए हम छोड़ पाड़ के नहीं जा सकते। जो उन तक ये मैसेज पहुंचने में, अभी आप 118 दिन का बात कह रहा है, उनके पास मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं है। अफसर के पास है, अफसर जो बड़ा बड़ा टच फ़ोन हाथ में जेब में लगा के घूमते हो, लेकिन वहाँ का जो सैनिक जो है, उनका हाथ में ही फ़ोन ऑथराइज नहीं है। अभी आज आपने ये वीडियो बना रहा है, ये उन तक पहुँचने में 3 महीने लगेंगे। जो आप छुट्टी के लिए आएंगे, तब उन्होंने अपना डाटा वगैरह सेव करके उसको पीछे से वो डाउनलोड करके लेके जाएंगे, तभी जाके उनको मिलेगा, क्योंकि उनको कोई भी पता नहीं चलता हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। लेकिन अफसर को जरूर पता चलता है। वो आज के वीडियो आज ही देख लिया, सामने कोई अफसर जवान आ गया तो उनको बोलेंगे तुम्हारा बुड्ढा बुड्ढा लंगड़ा लुंगड़ा लोग पूरा उधर बहुत दिन से बैठा हुआ है, वो होगा ये होगा, मतलब उनको पता भी नहीं चल रहा है ये क्या बोल रहा, मैंने कोई गलती तो नहीं किया यहाँ। इसलिए ये अफसर का एक चाल है। दूसरी बात है, जो पूर्व सैनिक भी जो हमारा में है, वो ठीक है, वो सैनिक के बारे में बता रहा है, वहाँ एक डिसिप्लिन है, वहाँ एक रूलिंग है। हम लोगों के बीच में क्या होता है, यंग एज जितना भी होता है, जो आप लोगों को पता है, यंग एज में फौज से रिटायरमेंट होकर आता है। आपको यहाँ स्टेज में मिलेंगे पूरा बुजुर्ग आदमी, तो बीमार भी होते थे। कल 3 सरदार जी तो एडमिट ही हो गया, क्योंकि उनका बीपी हाई थे। जो यहाँ लेटर आता, तो हम लोगों ने उनको बताया आप लोग हॉस्पिटल जाओ, तो बोला जब उन्होंने दवाई ले लिया, 2 तो घर चला गया, 1 तो एडमिट ही हो गया। तो 2-3 दिन पहले हमारा एक वारंट ऑफिसर का भी जो डेथ हो चुका, आप लोगों को पता था। तो ये सब चीज़ें हमारे बीच में हो रहा है। लेकिन जो हमारा यंग सैनिक इधर इसलिए नहीं आ पा रहा है, वो जो देश में किसी भी जगह पर वो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी वो अफसरों का अंडर में कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर रहा है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा अफसर है, आप उधर से वो छोड़ के भी नहीं आ सकता है। छोड़ के आ गया तो उसका नौकरी खो जाएंगे, नौकरी चले जाएंगे, जो कि उसका मजबूरी है। जो कि हम लोग पेंशन होकर जो आता है, जो
हम सभी सोचता है फौजियों को बहुत पेंशन मिलता है, ऐसे नहीं है। हम लोग मान लो जो 35 की उम्र में अगर मैं पेंशन आ रहा है तो मेरा 15 साल का नौकरी होगा या 17 साल का नौकरी होगा, तो मेरे को जो तनख्वाह जो दे रहा था उस तनख्वाह का जो बेसिक का पैसा आधा हो जाएंगे मेरा पेंशन में, वो आधा पेंशन मेरे को मिलता है। उस आधा पेंशन से आने वाला 15 साल के लिए पेंशन बिक्री भी होता है, उसमें फिर आधा परसेंटेज चला गया, मतलब 25% चला गया। अब मेरे हाथ में बच गया सिर्फ 25% पेंशन, बाकी जो बिक्री की हुआ 25% पर ब्याज का साथ में वो ले लेता है, 15 साल काट के ले लेता है, सरकार भी उसमें से फ़ायदा ले रहा है। उसके बाद हम लोग ने अपने एक मकान के लिए या कोई काम के लिए हमको उसी पेंशन हमारे पास होने की वजह से बैंक तुरंत हमको लोन भी देंगे, वो भी 12% के 11% का उसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमारा मजबूरी हम वो ले लेंगे। उसके बाद हम अपना मकान का काम शुरू करेंगे। अब छोटा सा एक सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करेंगे, मालिक हमारा अफसर ही होता है। अगर यहाँ जंतर मंदिर में अनशन में बैठा हुआ है, इनको मदद करने के लिए वो आना चाहता है, वो उधर से आ नहीं सकता है। आ गया तो उनका नौकरी चले जाएंगे, नौकरी चले जाएगा तो EMI कैसे बांधेंगे वो, तो उनका सामने एक मजबूरी है। हमारा अफसर, रिटायरमेंट अफसर जितना भी है, हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए हम सांकेतिक धरना लगा कर रखा है, जब जरूरत पड़ता है हो सकता है वो नौकरी छोड़ के भी आ जाएगा। उन्होंने बोला हुआ है हम नौकरी अगर हमारे साथ हो भी जाता है तो हम आ जाएंगे, ये भी हमको पता है। इसलिए हमको इस अनशन का साथ में हमारा भाइयों का ज़िंदगी भी देखना जरूरी होता है, जो सेना में जो बैठा उनका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उनका मजबूरी हम बताएं, इनका मजबूरी हम जानता है, उसी हिसाब से हम यहाँ सांकेतिक धरना दे रहा है। अब 118 दिन हो चुका है। सरकार हमारा पोजीशन तो बहुत ज़्यादा ही ले रहा है, जो सभी को पता है, लेकिन इतना पोजीशन तो उन्होंने लेना नहीं चाहिए, जो कि आने वाला समय पे हमारा जो भी मांग है वो सरकार से हमको एक तरफ आप हैं जो लगातार MSP की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड स्थापित कर रही है। तो आप अपनी समस्याओं, उस बोर्ड को स्थापित करने का मेन मोटिव ये है कि जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं वो वहाँ पर जाएं, अपनी समस्याओं का समाधान कराएं, तो आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं? राज्य सैनिक बोर्ड तो अभी वर्तमान में बहुत है, और अभी तो अपना सेना का अधिकारी चेहरा चमकाने में लगे हैं। उसके बाद अभी ये भी बोलेंगे, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो उनको पता है, ये हम लोग यहाँ बैठने का कारण तो उन्हीं की वजह से है, वो अच्छी तरह पता है, लेकिन वो थोड़ी बोलेंगे ऐसे, वो ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन वो अभी सैनिक कल्याण का जो दफ्तर खोलने वाला बात बोल दिया, अभी हर एक घर का सामने हम लोग सैनिक कल्याण का दफ्तर खोलेंगे करके बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा घर का सामने सैनिक कल्याण का दफ्तर खोलने से हमारा फ़ायदा तो नहीं है, उसमें जो सैनिक कल्याण का जो दफ्तर के अंदर उनको कोई काम ही नहीं है। मेरे हिसाब से उन लोगों को ये सैनिक कल्याण केंद्र होना भी नहीं चाहिए, इससे कोई भी फायदा नहीं है। वो जो हमारा कोई भी मतलब आजकल ऑनलाइन हो चुका हर चीज़ से, आजकल हमारा आश्रय सेंटर में जाके हमें ऑनलाइन पर्चा भरना पड़ेगा। अगर हमको मैरिज ग्रांट है, हमारे लिए ऑथराइज है, अगर मान लो एजुकेशन ग्रांट है, हर चीज़ से ऑथराइज है, सब ऑनलाइन से, तो उसी में ऑनलाइन से भेज रहा है, तो फिर उसके लिए फिर सैनिक कल्याण का कोई दफ्तर का जरूरत नहीं है, फालतू में खर्चा है। और भी अगर खोल रहा है तो वो हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, उसमें अफसरों का वेलफेयर देखता है, अफसर सोचता है या हम इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा कोई आज की पीढ़ी में ज़रूरत ही नहीं है। तो पुराना जो पीढ़ी है, जो पुराना जो टाइम पर जो आया हुआ है, 4th पे कमीशन तक जो आया हुआ है, उस टाइम पर जो हमने कार्बन पेपर लग के एप्लीकेशन लिखते थे, नहीं तो हम सीधा लिखते थे, कोई फोटो स्टेट मशीन तक नहीं थे। ऐसे जो लोग भी रहता है, उन लोग इस बात को सुनने से सोचेंगे हमारे दरवाजे में अगर ये ऑफिस आएगा तो अच्छा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा के लिए नहीं बना रहा हो। आप कह रहे हैं फ़ायदा नहीं है, जबकि सरकार का बार बार और कई बार ये कहना है कि जो सैनिक, आपने कहा ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो सैनिक के घर की महिलाएं, उन सैनिक का परिवार जो गांव में है, जो उन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है, जो सरकार द्वारा जो भी उसे दी जाती हैं, तो वो उनसे कैसे कनेक्ट होगा? अगर देखो कनेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो समस्या है। अगर जो कम पढ़े लिखे भी होता है, जो हमारा पेंशनर भी मैं बता रहा हूँ, हमारा एक स्पर्श आया हुआ, स्पर्श वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तरीक़ा से लेके आया हुआ है। आज जो एक टाइम पर हमने देखा है, जो हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर विरोध करते थे, आज सब्जी का ठेला के अंदर भी आपको डिजिटल पेमेंट होने वाला वो सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो इसी जैसा हमारा भी इसमें जागरूक होना जरूरी है। गांव-गांव स्तर पे जो भी है उनको इसके बारे में पता नहीं चलता, जिला सैनिक कल्याण में ही आना पड़ता है। लेकिन जिला सैनिक कल्याण में आने के बावजूद भी बहुत चक्कर काटना पड़ता है, जो कि उन्होंने इतना मदद नहीं करता है। लेकिन वो साथ साथ में जो नया रिटायरमेंट होकर जो भी बंदा आया हुआ है, जो सैनिक आया हुआ है, जो नया पूर्व सैनिकों के बीच में आके वो अपना आप उनको सब कुछ बंदोबस्त करके देता है। इससे ज़्यादा कोई भी फ़ायदा ये दफ्तरों से नहीं है। इस दफ्तर में कुछ लोग, उस दफ्तर में जो पेमेंट होता है, जो उसमें आधा हिस्सा 50% पेमेंट तो केंद्र सरकार की तरफ से, 50% पेमेंट तो जो राज्य सरकार की तरफ से वहाँ एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये एक बारी, ये मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सभी को पता है, अभी मेरे को कैंटीन कार्ड बनाना है,
आपने देखा हमारा कैंटीन कार्ड बनाने वाला बात है, उसको रिन्यूअल करने वाला बात है, और उसके बाद उसका जो हमारा ECHS कार्ड है उसको बनाने वाला बात है, रिन्यूअल करने वाला बात है। ये सब हम लोग ने जो ऑनलाइन पोर्टल में जाके हमने उसको फीस भर के हम कर रहा है। ये सब चीज़ें हम सैनिक कल्याण में जाके उनको बोलेंगे, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, उनको अपना कंप्यूटर से कर भी नहीं सकता। वो बोलेंगे यार सीधा उधर जाके करो, या 50 रुपये लगता है, 100 रुपये लगता है, उधर से कराओ, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब सिस्टम आ चुका है, ठीक है। इसलिए आवाम वहाँ पर जो हमने जाएगा तो न्यूज़पेपर वगैरह रखे, एक TV लगा दे, उसमें बैठो। अगर हम दूर दूर से आता है तो हम लोगों को उधर एक 4-5 बिस्तर लगा होगा, उसको बुकिंग करो। ये सब चीज़ें चलता है, हर जगह पे यही चलता है। बाकी जो घरों का सामने यहाँ और भी जो क्या बोलता है सैनिक कल्याण का जो ऑफिस खोल के कोई फ़ायदा नहीं। जो मौजूदा सैनिक कल्याण में जो कुछ हमको मिलना है उसमें विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। आने वाला इलेक्शन को देके किसी ने उसका साथ में भागना, किसी ने अधिकारी उसी के बारे में भाषण देना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि हमारा जो आपसे मुख्य सवाल ये है कि अभी तक 403 जो है वो जिला सैनिक बोर्ड बना दिए हैं, जबकि 30 से भी ज़्यादा जो है वो राज्य। तो आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर राज्य सैनिक बोर्ड के पास क्यों नहीं जाते हैं? देखो, राज्य सैनिक बोर्ड के पास जो भी पावर है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हम सेना में सेवारत टाइम पर हम लोग, हमारा घर पे क्या होता है, मान लो मैं सेना में जाते टाइम पर मैं एक बच्चे थे, उस टाइम पर मेरा माँ बाप और मेरा परिवार में मेरा भाई बहनों का नाम है वहाँ, ठीक है। उसके बाद हम शादी हो जाता है तो मेरा वाइफ भी आ जाता है, और उसके बाद मेरा बच्चे भी आ जाता है, हम उसका पब्लिकेशंस करना शुरू कर देता है। उसके बाद मान लो मेरा माँ बाप का या पेरेंट्स को कोई डेथ हो जाता है, ये भी हम एंट्री करता है। वाइफ का डेथ हो जाता है, दूसरा शादी होता है, सब कुछ हमारा सेना के सर्विस को दौरान हम करना पड़ता है। ये सब कुछ हमको करके एक डॉक्यूमेंट वहाँ पहले से तैयार बैठा हुआ है, वही डॉक्यूमेंट के ऊपर वेरिफिकेशन होता है। हमारा एप्लीकेशन को अगर यहाँ से हमने भेज दिया, अगर कोई कैंटीन कार्ड बनाने वाला बात हो या कोई भी जो काम है हमने डाल दिया, सैनिक कल्याण जो हमारा जो जिला में जो बैठा है उनके पास कोई भी पावर नहीं है इसको टिक करके दे दे। लेकिन कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, तो हम लोगों ने उसके लिए जो एफिडेविट बना देंगे, जो उसके बाद हम सैनिक कल्याण में जाकर देंगे। वो उसको एक माध्यम है, उसको भेजने के लिए एक माध्यम बनाया हुआ है, लेकिन हम भी भेज सकता है। हमें उसको ऑनलाइन में भेज दिया तो वहाँ से उसका वेरिफिकेशन के लिए वो उन्हीं के पास ऑनलाइन में भेज देंगे, उधर से ओके करके भेज देंगे। यही है। अब वो ग्राउंड में हमको देखना चाहता है, जो जिला स्तर पे जिला सैनिक बोर्ड में और ग्राउंड में हमको इसलिए देखना चाहता है, किसी जिला सैनिक बोर्ड में अगर कोई अधिकारी अगर वहाँ पोस्टिंग हुआ हो, वो स्टेट गवर्नमेंट का किसी रिकमेंड पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट जिस सरकार चला रहा है, जिस पार्टी चला रहा है, उन्होंने उसका रिकमेंड की है, उधर बैठा है। अगर उधर बैठने के बाद वो उनको क्या बताएंगे, आपको मैंने उस कुर्सी में बिठाया हुआ है, आने वाला चुनाव में आपको कुछ करना है। तो हमारा कुछ काम है, तो गाँव में जो एक्सर्विसमैन है उसको कभी भी इधर बुला लो, कुछ काम उसको यहाँ से करके दे दो, ये एक प्रचार करेंगे, वो बोला हमारा साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कल वो जो अपना इलेक्शन हो जाएगा तो उनसे कुछ वोट भी गिरेंगे। ये एक राजनीति है। ये आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया, डिजिटल